नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज चंदौली से बड़ी खबर के साथ, जहां भूमि विवाद में महिला की पीट कर हत्या, घायल को चकिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पट्टे के जमीन आवंटन को लेकर हत्या हुई। जमीन का सीमांकन कर दिलाया था कब्जा, तो वहीं बेदखल हुए जमीन के लिए कब्जेदारों ने हत्या की। नौगढ़ थाना क्षेत्र के वज्रडीहा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, जमीन का सीमांकन कर कब्जा दिलाया गया था, जिसके बाद विवाद के चलते बेदखल हुए जमीन के लिए कब्जेदारों ने यह हत्या कर दी। नौगढ़ थाना क्षेत्र के वज्रडीहा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता राम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? महिला की पीट कर हत्या की गई है, इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, तो क्या कार्रवाई हो रही है? जी रति, मैं आपको बता दूं कि मौत पीट कर हत्या की गई है। उसे 40 वर्ष पूर्व पट्टे की जमीन दी गई थी और नसबंदी कराने के दौरान कांग्रेस की सरकार में उसको जो है पट्टा किया गया था। 40 साल से कब्जाधारी उस जमीन पे कब्जा किए हुए थे, लेकिन महिला जो है सीएम संजीव सिंह से विनती की और कई बार गुहार लगाई और सीएम संजीव सिंह ने लेखपाल की टीम भेजकर जमीन की जब पैमाइश कराई तो जमीन जो है महिला के नाम पे हुई थी। और देर शनिवार को रात में कब्जाधारी जो है उसके घर पे पहुंचते हैं और महिला को चेतावनी देते हैं कि तुम जमीन छोड़ दो। महिला बोली कि जमीन मेरी है, मैं जमीन किसी को नहीं दूंगी। इस बात को लेकर के कुल्हाड़ी और डंडे से पीट कर उस महिला को बेरहमी से मारा जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और उसकी लड़की को भी बुरी तरीके से पीटा जाता है और पीट कर झाड़ी में फेंक दिया जाता है। ग्राम प्रधान इसकी सूचना जो है पुलिस को दिए हैं और पुलिस जो है मामले की कार्रवाई में जुटी है। अभी एक आरोपी गिरफ्तारी हो पाई है और 2-3 अभी फरार बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, किस तरीके से जब ये आरोपियों का खुलासा हुआ है तो पुलिस की तरफ से क्या इस पूरे मामले में कहा जा रहा है? पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका तमाम अपडेट के लिए। और अब खबर संभल से, जहां संभल के थाना नखासा इलाके में हैवानियत की तस्वीर, जहां मानवीय संवेदना को झंझोर कर रख दिया गया है। जहां दरअसल सौतेला पिता ने ही अपने साथियों संग मिलकर नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। सौतेले पिता और मामा समेत 3 लोगों ने नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया। गर्भवती होने के बाद पीड़िता मां को इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो इस मामले पर पंचायत कर पीड़िता का गर्भपात कराया गया। फिलहाल पीड़ित मां की तहरीर पर पुलिस ने सौतेले पिता और मामा समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी पिता और मामा को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पिता के द्वारा थाना नकासा में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें पीड़िता के द्वारा आरोप लगाए गए कि उसके सौतेले बाप ने वह सुभान, उसी गांव का सुभान और मेहदी हसन ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया, पीड़िता के मेडिकल कराया गया। तत्काल प्रभाव से नकासा थाना द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें तत्काल प्रभाव से रफीउद्दीन और सुभान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक आरोपी और अभी मेहदी हसन फरार है। जल्द से उसे भी गिरफ्तार करके उस विधिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। मुजम्मिल, क्या अपडेट? देखिए, किस तरीके से ये बेहद ही गंभीर ये पूरा मामला सामने आया, किस तरीके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये मामला है, जहां एक पिता ने और मामा ने मिलकर बेटी का गैंगरेप किया और देखिए मामले का खुलासा हो गया है, गिरफ्तार हो गए हैं। आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है? संभल से आई है। फिलहाल इस पर संज्ञान लिया गया है और जो इसका पिता है उसने जो सगा पिता उसने एफआईआर दर्ज कराई थी। जब ये खुलासा हुआ कि जब वो जो नाबालिग की गर्भवती हुई उसके बाद उसने परिजनों से शिकायत की और उसके बाद पूरी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 2 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि जो उसका सुतेला पिता था और उसके अलावा उसके जो मामा पर जो आरोप लगाया और उसके शादी पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 2 लोगों को जेल भेजा है, जो उसका सुतेला पिता था। दरअसल इसकी जो माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और जो पहला पिता था उसके साथ ये लड़की रहती थी, लेकिन दूसरे पिता इसको लड़की को अपने घर दहला पुस्ता कर ले गए थे, जहाँ पर लगातार
उसके साथ धमकाकर उसके साथ रेप करते रहे। फिलहाल लड़की ने जिस तरह से अपने पहले पिता को जानकारी दी, उसके बाद हड़कंप समझ गया और पिता ने जाकर थाने में शिकायत की है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि जो एक और साथी है वो फरार है। उसके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से मानवीय संवेदनाओं को झुंझुने वाली जो तस्वीर थी, ये हैवानियत की तस्वीर सामने आई है। फिलहाल कई रिश्तों को शर्मसार किया है और उस पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल एसपी के निर्देश के निर्देश पर जो टीम बनाई गई है वो पूरा एक्शन कर रही है, और ताकि जल्द जो आरोपी है साथ ही उसको गिरफ्तार किया जाए और 2 लोगों को जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए, जो एक आरोपी फरार है उसकी भी जल्द से जल्द किस तरीके से तलाश करती है पुलिस, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका तमाम अपडेट के लिए। और अब बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर, जहां पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण योजना का फ्लैग ऑफ आज, जहां सीएम योगी आज आधुनिकीकरण योजना का फ्लैग ऑफ करेंगे। 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे 5 कालिदास मार्ग आवास पर यह खास कार्यक्रम होगा। तो देखिए, सीएम योगी आज आधुनिकीकरण योजना का फ्लैग ऑफ करेंगे। 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन का फ्लैग ऑफ किया जाएगा और 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर ही यह खास कार्यक्रम रखा गया है और 10 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस कार्यक्रम के लिए। और सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए क्या अपडेट, 10 बजे इस कार्यक्रम का वक्त मुकर्रर किया गया है, सभी तैयारियां हो गई है इस कार्यक्रम की? बिल्कुल 10 बजे आज एक कार्यक्रम होना है जिसके तहत पुलिस को आधुनिक कैसे बनाया जाए, पुलिस आधुनिकीकरण योजना को लेकर के आज जो है आज फ्लैग ऑफ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो कैसे हाईटेक बने, कैसे काम करे, इन चीजों को लेकर के भी आज इस योजना के अंतर्गत काम शुरू होगा। निश्चित तौर पर 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन जो होंगी उनको रवाना किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये वैन जो होंगी जिस दौरान दंगे होते हैं, जिस दौरान पत्थरबाजी पुलिस पे होती है, उस दौरान के लिए काफी फायदेमंद होगी, क्योंकि सुरक्षा के मानक पर एक खरी उतरती है। हाई लेयर की इसमें सीट लगी होगी, हाई लेयर की इसमें मेटल का इस्तेमाल किया गया। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफी बेहतर साबित होगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को विदेशों की तर्ज पर किस तरह से हाईटेक किया जाए। देखा जा रहा है कि इस समय वर्तमान समय में पुलिस के पास जो वाहन है, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हो चाहे वो कार हो, दोनों इतने हाईटेक हैं कि अगर अपराधी किसी भी लग्जरी कार से कहीं भागता है तो उसको पकड़ने में दिक्कत नहीं होती। यही 5 7 10 साल पहले की बात करें तो पुलिस जो विभाग था कहीं ना कहीं तरीके से लचर था, व्यवस्थाएं बेहतर नहीं थी, जो गाड़ियां मिलती थी वो खुद में एक सवाल खड़ा करती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में इस पर काम किया गया। आज हाईटेक इनोवा और इससे अच्छी गाड़ियां जो पुलिस के पास है। साथ साथ बात करें अगर जो असलहे होते हैं, जो शस्त्र होते हैं, उन पर भी काम किया गया और हाईटेक शस्त्र AK-47 से लेकर तमाम जो शस्त्र हैं वो इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है, जो कहीं ना कहीं जब मुठभेड़ होती है कि अपराधी से, उस दौरान काम आते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि पुलिस के पास जो असलहे होते थे, जो बंदूकें होती थी, वो कहीं ना कहीं पुरानी होती थी, कई साल पुराने मॉडल होते थे, जो अपराधी जो हाईटेक अपराधी हैं उनका मुकाबला करने के लिए नाकाफी होते थे। लेकिन पिछले 5 सालों में जो पुलिस को जो असलहे दिए जाते थे उसमें बदलाव किया, तमाम अच्छे असलहे जब्त कराए गए जिससे अपराधियों का मुकाबला किया सके। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस को कहीं ना कहीं विदेशों की तर्ज पर हाई बनाना चाहती है और कहीं ना कहीं जो उसका रिस्पांस टाइम होता है उसको लेकर के लगातार काम हो रहा है और उसको रिस्पांस टाइम जल्द से कम करना चाहती है। निश्चित तौर पर इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया था रिस्पांस टाइम था उसको घटाया गया था और एक बार फिर उस पर चर्चा हो रही, काम हो रहा है। आने वाले समय में रिस्पांस टाइम जो पुलिस का होगा वो और कम होगा। जी बिल्कुल। और देखिए, कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा कि जो तकनीकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको और ज्यादा अपग्रेड किया जाए। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ। बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर, जहां यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 19 सितंबर से, जहां विधानसभा सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक है। आज 12:30 बजे विधानसभा में बैठक होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल रहेंगे और अन्य विपक्षी दलों के नेता भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे।
तो देखिए, कार्यकारिणी बैठक में जोरदार हंगामे के आसार। कार्यकारिणी बैठक में कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। जहां नगर निगम कार्यकारिणी बैठक है आज, और खास ये बैठक नगर निगम कार्यकारिणी की ये बैठक में जोरदार हंगामे के आसार हैं, और इस दौरान बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। कार्यकारिणी की बैठक में जोरदार हंगामा भी हो सकता है। कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं चर्चा का विषय इस दौरान। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, देखिए आज खास नगर निगम कार्यकारिणी की ये बैठक है, क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? आसार हैं कि हंगामा हो सकता है इस बैठक में? बिल्कुल, नगर निगम लखनऊ की आज कार्यकारिणी बैठक है और एक तरीके से अंतिम बैठक हो, क्योंकि अगले 2 महीने के बाद चुनाव होना है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में जो बजट आवंटित हुआ है उसको किस तरह से खर्च किया जाए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं आज जो अधिकारी हैं और जो पार्षद हैं उनमें तीखी बहस देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि नगर निगम में जो बजट पास हुआ था, जो पार्षद कोटे का बजट होता है, वो काफी लेट हो गया था, और कहीं ना कहीं अब कम समय में उस बजट को खपाना पार्षदों कहीं ना कहीं एक समस्या खड़े हो रहे, क्योंकि जब बजट की मांग की जा रही थी तो उस दौरान बजट पास नहीं किया गया। इसके साथ ही तमाम ऐसे प्रस्ताव आने हैं जिनको लेकर के भी हंगामा हो सकता है। साथ ही साथ जो लक्ष्मण मूर्ति लगनी है लखनऊ में 110 फीट की, उसको लेकर के भी बजट आज पारित किया सकता है। निश्चित तौर पर क्योंकि समय कम बचा है, ऐसे में तमाम योजनाएं जो है वो जलकल की योजना हो चाहे और योजनाएं, उनको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया 2 दिन पहले ही भारी बारिश हुई थी लखनऊ में और जलमग्न पूरी तरह से हो गया, जबकि हजारों करोड़ का बजट हर साल इसी पानी निकासी पर खर्च होता है, नालों की सफाई खर्च होता है, लेकिन जमीन पर वो बिल्कुल नहीं दिखाया गया। आज विपक्ष के पास भी बड़ा मुद्दा होगा, उसको लेकर के हंगामे के पूरे आसार हैं। जी बिल्कुल, तो खास ये बैठक रहने वाली है। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ। बढ़ते आगे, जहां यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से उसका आगाज हो रहा है, यानी कि कल से विधानसभा सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी रखी गई है। आज 12:30 बजे इसका वक्त मुकर्रर किया गया है जब ये बैठक होगी। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। अन्य विपक्षी दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज सर्वदलीय बैठक, क्योंकि कल से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और विधानसभा में ये बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही ये बैठक होती है, और इस दौरान देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ विपक्ष के भी अन्य नेता इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। और चलिए सीधा अश्विनी का रुख करते हैं, अपडेट लेते हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए सर्वदलीय बैठक है, और देखिए क्योंकि मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, ऐसे में हंगामेदार होने के आसार हैं, और इसका अंदेशा उसी दिन हो गया जब समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। और ऐसे में आज इस बैठक के जरिए किस तरीके से सामंजस्य जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में बनेगा? बिल्कुल, कोई भी सत्र शुरू होता है विधानसभा का, उससे ठीक पहले आज जो है विधानसभा अध्यक्ष एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता वो खुद करते हैं। जिसमें तमाम मुद्दे होते हैं कि सदन को किस तरह से चलाना है, शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाए, साथ ही साथ जनता के जो जुड़े मुद्दे हैं उनको किस तरह से पारित कराया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होती है, जिसमें जो दोनों पक्ष के, चाहे विपक्षी पार्टियां हों या फिर सत्ता पक्ष के लोग मौजूद रहते हैं। आज 12:30 बजे ये विधानसभा में बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ विपक्षी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उससे भी कुछ कई लोग मौजूद रह सकते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव खुद हैं इसमें विधानसभा में, तो ऐसे में उन्होंने कल ही विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनसे मुलाकात की थी, तो ऐसे में पूरी संभावना कि आज वो इस बैठक में नाम मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी लोग मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से अरन्ना मिश्रा मोरा है, वो बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बसपा की तरफ से भी लोग मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर किस तरह से पूरा जो है सदन चलाया जाए, इस पर चर्चा हो, साथ ही साथ हंगामा ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से सदन चलाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होगी। हालांकि ये चर्चाएं हर बार होती है, लेकिन सदन की स्थिति अलग रहती है। सदन जब चलता है तो उस दौरान हंगामा जरूर होता है। पिछले अगर 2-3 सदनों की बात करें जिस दौरान विधानसभा सत्र चला, उस दौरान कितना हंगामे दर रहा है सबने देखा। निश्चित तौर पर इस बार भी जो है समाजवादी पार्टी पूरे एक्टिव मोड में है और कहीं ना कहीं पूरा हंगामा करने के मूड में है, क्योंकि देखा गया समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उसको उनके विधायकों को विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं कल जो पैदल मार्च निकाली गई समाजवादी पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक, वो काफी महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद तय होगा कि अंदर कैसा रहेगा माहौल। निश्चित तौर पर अगर बात करें समाजवादी पार्टी तो पूरे एग्रेसिव मूड में, क्योंकि अभी हाल ही देखा गया कि लखीमपुर में घटना हुई, 2 लड़कियों की मौत हुई, इसको लेकर के हंगामा तो एक तरीके से सुनिश्चित माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उस मुद्दे को जरूर उठाएगी। साथ ही साथ तमाम अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर वो महंगाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है, तमाम मंत्री हैं उनसे
भी निर्देशित किया गया कि बाकायदा अपनी पूरी जानकारी के साथ आज जो सदन में रहे, अगर कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब बखूबी दिया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से दोनों की तरफ से तैयारी कर ली गई है और कल मॉनसून सत्र का जब आगाज हो रहा है, किस तरीके से क्या मुद्दे विधानसभा में गूंजते हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, जहां शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। इस दौरान बैठक में कैबिनेट बाइसर्कुलेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। पारित प्रस्ताव की इस कड़ी में मंत्रिपरिषद ने कमजोर मॉनसून की स्थिति का खासतौर से जायजा लिया। इस स्थिति में राज्य पोषित प्रमाणित बीजों के वितरण की योजना के अंतर्गत 867 लाख की धनराशि बीज अनुदान के मद से दिए जाने का प्रस्ताव पास किया। इसके अलावा अयोध्या में अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल योजना के तहत 2 नलकूपों के निर्माण के लिए निचोल भूमि आवंटन के संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही कई नगरपालिका परिषदों के सीमा विस्तार प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने हरी झंडी दी है। बैठक के दौरान नगरपालिका परिषद बड़ौत, गोंडा जिले की करनालगंज, अयोध्या की रुदौली और हरदोई को शाहबाद नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार का भी फैसला लिया गया है। तो देखिए, कुल मिलाकर इस बैठक में 7 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है और इसका उद्देश्य एक ही है कि विकास के काम और ज्यादा जमीनी स्तर पर होते नजर आए। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां 10 जिलों के जिला अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है। तबादलों में यूपी की ब्यूरोक्रेसी से अब हड़कंप मच गया है। यूपी सरकार अपनी तबादला नीति को हमेशा ही प्रशासनिक सुधारों के लिए अमल में लाती है और इसी कड़ी में शनिवार देर शाम प्रशासन के शीर्ष स्तर से 14 आईएएस अफसरों के ताबड़तोड़ तबादले हुए। रातों रात यूपी के 10 जिलों के जिला अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। बता दें कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों के लिए आए दिन प्रतिबद्धता जाहिर करती है। राज्य सरकार की तबादला नीति का भी इस दिशा में बेहद अहम योगदान है। बहरहाल देर रात शासन के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है और 14 आईएएस अफसरों के ताबड़तोड़ तबादलों से यूपी की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, लगातार वो नाम भी बता रहे हैं जो अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं और क्या बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। आने वाले समय में सभी जो अधिकारी हैं वो नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते नजर आएंगे। फिलहाल ये 14 आईएएस अफसर थे जिनके रातों रात तबादले किए गए हैं। आगरा में शानदार और लंबी पारी खेलने के बाद जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह का तबादला कर दिया गया और नवनीत सिंह चहल को आगरा का नया डीएम बनाया गया है। तो देखिए, आगरा के डीएम प्रभु एन सिंह का तबादला हुआ है। नवनीत सिंह चहल को अब आगरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि आगरा के डीएम अब नवनीत सिंह चहल रहेंगे, जो कि पहले मथुरा के डीएम थे। और देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, लंबी पारी खेलने के बाद आगरा में शानदार प्रभु एन सिंह का तबादला कर दिया गया है और साथ ही साथ उनकी जगह पर नवनीत सिंह चहल को नियुक्त कर दिया गया है डीएम के रूप में, जो कि पहले मथुरा का जिम्मा संभालते थे, मथुरा के डीएम थे, लेकिन अब ये आगरा के डीएम रहेंगे। अमेठी से अगली खबर, जहां लगातार बारिश से कच्चा मकान गिरा है। हादसे में मलबे में दबकर अधेड़ महिला की मौत हुई। जामो थाना इलाके के हरगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, किस तरीके से लगातार हो रही बारिश की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां कच्चा मकान गिर गया और इस हादसे में मलबे में दबकर एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। जामो थाने इलाके का हरगांव का ये पूरा मामला है। हमारे यहाँ लगभग 6 या 6:30 बजे करीब ये दीवार हमारे घर के सामने खड़ी थी, भौजाई है हमारी। उसके बाद दीवार फट के अपने आप से इनके ऊपर आके गिर गई, ये दब गई उसके अंदर। फिर निकाले, 10-15 मिनट लगा निकालने में। फिर उसके बाद तुरंत इनको हॉस्पिटल शिव शक्ति ले जाके दिखाए। फिर वहाँ वाले बताए कि इनका CT स्कैन करवाओ, तो फिर सूर्या लेके गए। तो सूर्या में शर्मा डॉक्टर के लड़का बताया कि भैया इनको घर पर ले जाओ। फिर भी हम लखनऊ ले जा रहे थे तो कठौरा के पास इनकी मृत्यु हो गई।
और देखिए बिजनौर से अगली खबर सामने आ रही है, जहां गुलदार दिखाए है और मौके पर गुलदार की चीख पुकार सुनकर वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। गुलदार के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। गुलदार के अटैक की ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राहगीरों पर गुलदार ने हमला कर दिया। मौके से चीख पुकार सुनकर गुलदार भाग गया और देखिए किस तरीके से राहगीर जो है सहम गए, क्योंकि गुलदार ने अटैक कर दिया। और इसका पूरा वीडियो भी सामने आया है, जहां देखिए किस तरीके से गुलदार ने अटैक किया है। गुलदार के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। थाना बड़ापुर के जंगल रोड का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं और बिजनौर से ये पूरी खबर है। और जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने है, किस तरीके से गुलदार ने अटैक किया उसकी ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए वो रेड एरो से मार्क भी करके आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गुलदार आया और राहगीरों पर उसने अटैक किया है, जिसके बाद राहगीर जो है डर गए, सहम गए और चीख पुकार सुनकर गुलदार मौके से चला गया। थाना बड़ापुर के जंगल रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए गुलदार इस तरीके से जहां से राहगीर गुजर रहे हैं वहां पर गुलदार नजर आया है। कोई अनहोनी भी हो सकती थी। बड़ा खतरा है कि गुलदार इस तरीके से खुले में घूमे, जहां पर रिहायशी इलाके हैं, जहां से लोगों का आवागमन है, वो लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसको लेकर वन विभाग किस ओर ध्यान देता है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।